हमारा विषय आज गांधी जी और खलीफत है, खलीफत आंदोलन। आपने नोट किया होगा कि ये गांधी जी की 150वीं शताब्दी में 150वीं जयंती मनाई जा रही है। और ऐसे भी पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ भी होता है तो उसकी शताब्दी या कुछ मनाई जाती है। ये इतनी महत्वपूर्ण घटना खलीफत आंदोलन, जिसने मैं कहूँगा कि पूरे देश का इतिहास बदल दिया पिछले 100 सालों से, और अभी तक उसका प्रभाव है। ये कमाल की बात है कि उसकी जयंती, उसकी शताब्दी ना तो मनाई जा रही है, ना उसका कोई नाम ले रहा है। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि ये कितनी महत्वपूर्ण घटना थी, और शायद ऐसी घटना थी जिसको कोई याद नहीं करना चाहता। और ठीक इसी कारण से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो स्थिति है, अगर सही इतिहास की जानकारी ना हो तो जैसा अभी शर्मा जी की बातों से भी से भी संकेत मिला कि अगर सही बात की जानकारी नहीं हो तो गलत मशवरे दिए जा सकते हैं, गलत दिशा में लिया जा सकता है। जिनको इतिहास की सही जानकारी है वो इससे बच सकते हैं। इसलिए हमें अपने इतिहास को, खास करके पिछले 100 साल के इतिहास को, बल्कि अगर मैं कहूँगा कि जो लोग ज़्यादा जागरूक हैं और देश और धर्म के बारे में सोचते हैं, उन्हें पिछले 1000 साल के इतिहास को ठीक से जानना चाहिए। क्योंकि आज के समय में वही एक आधार है जिस पर हम इकट्ठा हो सकते हैं और कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। हम सब लोग समस्याओं को सुनकर उद्वेलित होते हैं और पहला प्रश्न यही करते हैं कि समस्याएं तो हो गई, समाधान क्या है। समाधान इतना आसान नहीं है, और समाधान की ओर हम तब बढ़ेंगे जबकि हम समस्या को पूरी तरह समझ सकें। और इतने बड़े देश की और पूरे विश्व में अभी भारत की जो स्थिति है, अकेला हिंदू देश है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमारी स्थिति बिल्कुल अनूठी है, अच्छे अर्थों में भी और बुरे अर्थों में भी। इसीलिए इतने आसानी से हम समाधान तक तो नहीं पहुंच सकते। जैसा शर्मा जी की बातों से भी आपको पता चला कि जिनसे हम समाधान की उम्मीद करते हैं, कभी कभी वो खुद समस्या के अंग दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए इतना सरल नहीं है, हमें समाधान के लिए अधीर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात के प्रति ज़रूर अधीर होना चाहिए कि हमें क्या क्या जानना चाहिए और बिल्कुल सटीक और सही जानना चाहिए। ये आज का विषय संक्षेप में मैं इसीलिए रखने की कोशिश करूँगा ताकि कुछ मोटी बातें लोगों तक पहुँचे और लोग उसको खुद उस पर और एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। खलीफत आंदोलन 100 साल पुरानी बात है, उसका एक एक डिटेल अवेलेबल है और आप उसकी जांच कर सकते हैं और उससे अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरी बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न उठता है कि अब इसमें महात्मा गांधी की भूमिका बहुत बड़ी आती है। हम किसी की आलोचना या समीक्षा इसलिए नहीं करते कि हम उनको नीचा दिखाएं। ऐसे भी जो इतिहास में महापुरुष हो गए, प्रसिद्ध हो गए, और उनको गए हुए भी इतना लंबा समय हो गया, उनको आप मनमाने ना तो उठा सकते हैं ना गिरा सकते हैं। उनकी जो जगह है वो रहेगी। लेकिन हम जब कोई चीज़ की समीक्षा करते हैं तो इसलिए कि उससे हम अपने लिए सबक निकाल सकें। जो भूल उनसे हुई थी या जिन परिस्थितियों में जो निर्णय उन्होंने लिए थे, उसके जो परिणाम हुए थे, उसको हम सामने रख करके आने वाले समय में और वर्तमान समय में अपने लिए रास्ता निकाल सकें। इसीलिए इसकी चर्चा करनी चाहिए और समीक्षा से, आलोचना से चिंतित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि गांधी जी की कोई भी आलोचना सुनते ही परेशान होने लगते हैं कि आप उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से हम अपने ही ट्रैप में फंस जाते हैं। पहले एक हम मूर्ति बनाते हैं, उसमें अनावश्यक रूप से देवत्व भर देते हैं, और जब उसकी नकारात्मक चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो परेशान होने लगते हैं। तो इससे हमें मुक्त होना चाहिए। हमारी ज्ञान परंपरा में इस तरह से मरणशील मनुष्यों को देवता बनाने की और उनको पूजने की कोई परंपरा नहीं रही है। इसलिए इससे हम जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हम मानसिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं होंगे। इसलिए चाहे वो कितना भी बड़ा महापुरुष हो, अगर वो राजनीति में है, अगर वो सामाजिक क्षेत्र में है, तो प्रत्येक व्यक्ति को, चिंतनशील व्यक्ति को उसके बारे में समीक्षा करने का न केवल अधिकार है बल्कि यह उसका कर्तव्य है। अब मैं इस खलीफत पर आता हूँ। खलीफत आंदोलन की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह है कि यह केवल भारत में हुआ था।
कायदे से यह तुर्की के खलीफा से बना है। प्रॉफेट मोहम्मद के जाने के बाद जो उनके उत्तराधिकारियों को जो पद मिला उनको खलीफा कहा गया, और यह खलीफत बदलती रही, और पिछले 400 सालों से, मतलब 1517 के बाद से, वह जो तुर्की का सुल्तान था वही खलीफा था। और उस खलीफा का अर्थ यह था कि वह सारी दुनिया के मुसलमानों का मजहबी और यहाँ तक कि राजनीतिक प्रमुख है, हेड है। बदले हुई स्थितियों में राजनीतिक हेड तो वो नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के ज़माने में पूरी दुनिया का अरब के लोगों को पता भी नहीं था। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी तो पता चला कि एशिया और यूरोप के देश एक बहुत बड़ी क्षेत्र है, और जहाँ पर मुसलमानों का शासन कभी नहीं हो पाया। हुआ भी तो फिर वो पीछे हट गया। तो वो खलीफा का जो राजनीतिक रोल है वह सीमित रहा, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी और राजनीतिक प्रमुख के रूप में उनकी सत्ता बनी हुई थी। और यह तुर्की साम्राज्य एक ज़माने में दक्षिण पूर्वी यूरोप, पूरा नॉर्थ अफ्रीका और लगभग पूरा अरब, ये पूरा का पूरा तुर्की साम्राज्य था। वह ऑलरेडी 1913 तक आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका था। उसकी ताकत बहुत पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। यूरोपियन इतिहास आप जानते हैं कि यूरोप की उन्नति 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से इतनी तेज़ी से हुई कि उसके सामने अरब या बाकी देश बहुत पीछे हो गए थे। तो वह तुर्की सुल्तान और तुर्की खलीफत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो तुर्की जर्मनी और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ उन्होंने वो लड़ाई में लड़े, और उनके खिलाफ ये इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, बाद में जापान और अमेरिका भी जुड़ा। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दो पावर्स थे, सेंट्रल पावर्स जिसमें टर्की था, और ये ऑस्ट्रो हंगरी थे, और ये एक और थे। तो और जो दूसरी तरफ इंग्लैंड था। और इस लड़ाई में उनकी पूरी तरह हार हुई। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, और उसमें तुर्की की हार हुई, उस एलाइड सेंट्रल पावर्स की हार हुई, और वो पहले से बहुत कमज़ोर हो चुके थे। इतना ही नहीं, जो उनके साम्राज्य में जिस तरह से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि जो तुर्की साम्राज्य में जो यूरोप के हिस्से थे, पूर्वी यूरोप या उधर ये अड्रियान सी के पास जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप था, उसके हिस्से वो उससे अलग होना चाह रहे थे। स्वयं अरब के लोग उससे अलग होना चाह रहे थे। इजिप्ट और मोरक्को उससे अलग होना चाह रहे थे। स्वाभाविक है, ये 20वीं सदी थी। और ऐसी स्थिति में जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई तो जो विजेताओं ने उसको आराम से बांटा, और बहुत से हिस्से जो अलग हो गए। उस स्थिति में सिर्फ भारत के मुसलमानों ने यह तय किया कि नहीं, वो तुर्की की जो खलीफत है और खलीफा की जो सत्ता है वो बनी रहनी चाहिए। इसके पीछे कोई तर्क नहीं था। भारत से तुर्की का और ये खलीफा के सत्ता का कोई संबंध नहीं था। भारत के राष्ट्रीय हितों से उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन और यही नहीं, स्वयं तुर्की में मुसलमान क्या चाहते हैं, अरब में मुसलमान क्या चाहते हैं, मोरक्को में या इजिप्ट में मुसलमान क्या चाहते हैं, इससे भी उनको मतलब नहीं था। उनका सिर्फ ये मतलब था कि चूंकि हम चाहते हैं इसलिए तुर्की की खलीफत बनी रहे और 1914 वाली स्थिति बनी रहे। इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। भारत के कुछ मुसलमानों ने, सभी मुसलमानों ने नहीं, क्योंकि मुसलमानों में ऐसे हिस्से भी थे जो कि जिसको कहते हैं कि वो आधुनिक शिक्षा या यूरोपियन शिक्षा से प्रभावित हो चुके थे, और उन्होंने इस्लाम को पिछले ज़माने की चीज़ माना था, या उसको एक इबादत की चीज़ और छोटी ये मजहबी चीज़ मान करके पॉलिटिक्स को उससे अलग रखते थे। और ऐसे मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी थी। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि सारे मुसलमानों ने, बल्कि कुछ मुसलमानों ने ये आंदोलन शुरू किया, और उसमें आश्चर्यजनक रूप से गांधी जी उसमें शामिल हो गए। मुसलमानों ने ना तो हिंदुओं को निमंत्रण दिया था, ना वो एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल एक मजहबी मांग थी। वो भी कुछ मुसलमानों की मांग थी। स्वयं जिन्ना ने कहा था कि ये खलीफत पुराने ज़माने की चीज़ हो चुकी है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, और वो ऐसे भी वो ख़त्म होने वाला है, उसके पीछे क्या पड़ना, उसको बचाने के लिए क्या लगना। प्रैक्टिकल भी नहीं था। आप 20वीं सदी के आरंभ को आप देखिए, न केवल इंग्लैंड बल्कि अमेरिका, फिर ये
सोवियत ये रूस में जब कम्युनिस्ट पार्टी आ गई शासन में तो फिर उसकी एक चमक, वह एक नया चमकता सितारा था। तो ये कुल मिलाकर के दुनिया का वातावरण ऐसा नहीं था कि जिसमें इस्लाम का कोई भी स्थान था। इसलिए इस तरह की मांग, जिसको कहते हैं अनाक्रोनिक या शेखचिल्ली जैसी लगी होगी उस समय के लोगों को, लेकिन उस मांग में गांधी जी बिना निमंत्रण के स्वयं शामिल हो गए। शामिल ही नहीं हो गए, उन्होंने उत्साहपूर्वक उनके लिए प्रचार किया, उनके लिए नोट लिखे, उनके लिए अपीलें बनाई, भाषण दिए, रिजोल्यूशन तक लिखे, और यह सब 1919 से शुरू हो गया, जब मेरे ख्याल से मई से। और यह सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिसकी चर्चा करूँगा, यह मैंने आज की बातचीत सारी की सारी गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स के में मिले हुए तथ्यों के आधार पर की है। मैंने दूसरे स्रोत को नहीं लिया है, और उसको आप स्वयं जांच सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का कलेक्टेड वर्क्स इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। आप सेवाग्राम, गांधी सेवाग्राम.org करेंगे, उनका पूरा कलेक्टेड वर्क्स पूरे 92 वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे, और वो बड़े तफसील से लगे हुए हैं। तारीख से आप आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मई 1919 में उन्होंने पहला खलीफत का भाषण दिया, तो आप वो कलेक्टेड वर्क्स में 18वें वॉल्यूम में आप देख सकते हैं, तुरंत आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। तो आज की बातचीत के जो सारे तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो उससे लिए गए हैं। और दूसरे इसका संक्षिप्त विवरण समीक्षात्मक रूप में ये डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में मिलता है, जो उनका भी कलेक्टेड वर्क्स 15वीं वॉल्यूम में है। वो पूरी किताब है उनकी, जो उन्होंने 1940 में लिखी थी, पार्टीशन और पाकिस्तान। ये 1940 में उन्होंने लिखी थी। उसमें एक अध्याय में उन्होंने पूरे खलीफत आंदोलन और उसमें कांग्रेस की भूमिका और गांधी जी की भूमिका को प्रमाणिक रूप से स्कॉलर की तरह पूरे रेफरेंस के साथ, अखबार के इस अखबार में इस तारीख को ये छपा था, ये उन्होंने कहा, वहाँ कहा, इस पर ये प्रतिक्रिया आई, और इस तरह से उन्होंने सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर अम्बेडकर ने की है। इसलिए इस बात को आप स्वयं परख सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि गांधी जी उसमें तब शामिल हुए जबकि ना तो वह उसका भारतीय हितों से इंटरेस्ट था, ना उसका भारत के हिंदुओं से कोई इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि भारत के मुसलमानों में भी कोई उनके सीधे प्रत्यक्ष हितों की कोई बात नहीं थी। वो दूर तुर्की का मामला था और साम्राज्यवादी मामला था। तुर्की का साम्राज्य अफ्रीका, यूरोप और अरब में फैला हुआ था, उससे ऑलरेडी लोग मुक्त होना चाह रहे थे। वैसी स्थिति में ये कहना कि वह वैसा का वैसा बना रहे, इस आंदोलन में गांधी जी का शामिल हो जाना एक आश्चर्यजनक घटना थी। लेकिन गांधी जी उसमें न केवल शामिल हुए बल्कि फैनेटिक की तरह शामिल हुए, जिस तरह की भाषा में, और वो उसका नेतृत्व करने पर आमादा हो गए इस रूप में कि जैसे मैंने आपको कहा कि वो उसके लिए, जैसे पब्लिक मीटिंग में जो प्रस्ताव पास होते हैं उसकी ड्राफ्टिंग वो करते थे, अपनी ओर से प्रेस को संपादक के नाम पत्र लिखते थे, जैसे खलीफत दिवस मनाया जा रहा है या कोई खलीफत डे मनाया जा रहा है या कोई और चीज़ हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी। ये मैं खोज नहीं पाया कि वो किस हैसियत से ऐसा कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस में शुरू में उनकी बात में कोई उनको समर्थन नहीं मिला। उल्टे लोगों ने उनको चेतावनी दी कि आप एक बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं। उसमें जिन्ना भी थे, उन्होंने कहा कि इन मुल्ले मौलवियों को आप राजनीतिक मंच में और फोर फ्रंट में ला करके एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये नोट करने की बात है कि भारत में बावजूद इसके कि 400 साल तक सल्तनत और मुग़लों का भी शासन रहा, लेकिन आप नोट करेंगे कि कभी भी मुल्ले मौलवियों को राजनीतिक प्रमुखता नहीं मिली थी। ये पहली बार खलीफत आंदोलन में ही मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, फिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फिर मौलाना हसरत मोहानी, ये सब लोग खलीफत के मुख्य लीडर थे और इन लोगों को पहली बार राजनीतिक मंच मिला। और इसका श्रेय या दोष ये गांधी जी को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही यह कार्य किया था। कांग्रेस में भी उनका समर्थन करने वाले नहीं थे। और इसमें जिस तरह की भाषा गांधी जी ने इस्तेमाल की वह भी बड़ी खतरनाक थी। वो पूरी तरह लफ्फाजी से भरी हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा और आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि तुर्की के साम्राज्य को बचाने के लिए भारत के लोग लग जाएं, इसका कोई सिर पैर नहीं था। भारत स्वयं स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की जो सारी भावना थी यह ठीक उसके विपरीत था। और गांधी जी ने उसके पक्ष में, जो खलीफत के पक्ष में जो लेख लिखे, वो इतने विचित्र हैं कि बिना आप पढ़े आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि जो तुर्की वही मांग रहा है जो उसका अपना है, उसके अधीन रहने वाले लोग उससे रियायतें मांग सकते हैं, उनको अपने स्वशासन के लिए
जो सब ज़रूरतें हैं वो दे सकते हैं, सुल्तान जितना उचित समझेगा वो उनको देगा, ये सब गांधी जी राइटिंग में दलील कर रहे हैं। तो वास्तव में वो कोई दलील नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ थी कि भारतीय मुसलमानों की ये भावना है। और गांधी जी की पूरी राइटिंग में, स्पीच में आपको मिलेगा मुस्लिम सेंटिमेंट, मुस्लिम फीलिंग, मुस्लिम सेंटिमेंट, मुस्लिम फीलिंग। इसके अलावा वो किसी चीज़ की चर्चा नहीं करते कि क्यों खलीफत बचनी ज़रूरी है, इससे क्या होगा। गांधी जी इसमें नहीं जाते। बाद में भी 1928 में 27 में जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, छपी, तो आप देखिए कि उस युग से बाहर आ जाने के बाद भी उनके मन में ना तो कोई पश्चाताप था, ना कोई ऐसी बात थी। उसको बड़ी सहजता से लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि उसमें गुण दोष देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, मुसलमान ऐसा चाहते हैं इसलिए बस ये होना चाहिए, ये तर्क था। और उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, ए मोस्ट एक्सेलेंट कॉज, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ग्रेटर देन रॉलेट एक्ट, ऑल अदर क्वेश्चंस फेड इनटू इनसिग्निफिकेंस, with it is bound up all that is most sacred in Islam, a sacred trust। ये वो खलीफत के लिए सब कह रहे हैं। और इसमें फिर उन्होंने इस्लामी प्रतीकों, मुहावरों, प्रॉफिट ने ये कहा था, प्रॉफिट ने ये बोला था, इस तरह से मैंने एज इफ वो एक मुस्लिम लीडर की तरह वो उसमें व्यवहार कर रहे थे। उनके टर्म्स देखिए, प्रेयर्स ऑफ द जस्ट, ये सब गांधी जी के वाक्य, वाक्यांश में प्रयोग कर रहा हूँ जो उन्होंने खलीफत के लिए इस्तेमाल किए, ये खलीफत क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किए। ए ट्रू मुस्लिम कैन नो मोर कंटेम्पलेट विथ इक्वानिमिटी द डिसमेंबरमेंट ऑफ टर्की। इफ द खलीफत डिसअपियर्स, इस्लाम विल लूज इट्स वाइटैलिटी। दिस द मुस्लिम्स कैन नेवर टॉलरेट। There can be no peace in Indian estimation so long as the Mohammedan sentiment is in danger of being lacerated. We are under the shadow of calamity। मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से एक स्ट्रीट टाइप मुल्ला जिस तरह से बोलता है और लोगों को उभारता है, गांधी जी ने उस तरह की भाषा का प्रयोग लेखन और भाषण दोनों में किया। यहाँ तक कि वो मुसलमानों को उकसाते भी हैं, ऐसा नहीं कि तुम ढीले पड़ जाना, ये खेल की बात नहीं है, जगे रहो, ये जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक रुकना नहीं है। और इसमें सबसे तो नहीं, गांधी जी में एक से एक अनोखी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये भी एक अनोखी चीज़ है कि उनको इस बात का पूरा अनुमान था कि इस आंदोलन में या जिस समुदाय के बीच वो कैंपेन कर रहे हैं उसमें वायलेंस की पूरी संभावना है। और वो बार बार इसके प्रति चेतावनी देते थे कि संयम रहना चाहिए, शांति होनी चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए। मतलब उनको इसका अनुमान था कि इससे इसमें शांति भंग हो सकती है। यही नहीं, सबसे रोचक नहीं, विडंबना की बात यह है कि जो उनके सहयोगी थे, सहयोगी नहीं बल्कि जिनके प्रेम में अली भाइयों के और मौलाना हसरत मोहानी इनके प्रेम में वो वहाँ पर लगे हुए थे, उन लोगों ने इनको साफ साफ कह दिया था कि आपकी ये जो अहिंसा और सत्याग्रह है उससे हम सहमत नहीं हैं। और वो चूँकि बहुत क्लोजली वो उनके साथ लगे हुए थे, तो उन्होंने कई बार उनको कहा कि ये चलने वाला नहीं है। और गांधी जी इसको नोट करते हैं, उन्होंने अपने उसमें आप पाएंगे कि अपने लेटर्स में या किसी में वो मेंशन करते हैं कि देखिए वो तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, वो जैसा उचित समझेंगे वो करेंगे। मतलब उनको उनकी हिंसा से कोई परहेज नहीं है। यही नहीं, वो उन मुसलमान नेताओं पर पूरी तरह लट्टू थे, फिदा थे। अली भाइयों के बारे में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि दिस इज़, उनको देखते ही इट इज़ ए मैटर ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। ये गांधी जी के अपने शब्द हैं कि मोहम्मद अली को देखते ही उनको उनसे मोहब्बत हो गई। और ये मोहब्बत उन्होंने बड़े लंबे समय तक निभाई। और हसरत मोहानी को जोड़ करके वह कहते हैं कि दीज आर 3 जेवल्स ऑफ इंडिया। और ऐसे जेवल्स की हिंदुओं में भी इनके जैसे खोजने पर भी मिलेंगे। ये इस तरह की भाषा, जिस तरह से कोई लट्टू होता है, परिशुद्ध आत्माएं। चेन्नई में, मतलब आज जिसको चेन्नई कहते हैं, मद्रास में बीच पर एक भाषण में वो कहते हैं कि इनके बारे में जो ब्रिटिश सरकार कह रही है वो कितनी बुरी बात है, मैंने इनके जैसी परिशुद्ध आत्माएं आज तक नहीं देखी। ये दोनों अली भाइयों के बारे में गांधी जी कहते हैं। तो इस तरह की बात वो उनके लिए कह रहे थे, जबकि वही मोहम्मद अली कांग्रेस के अधिवेशन में मंच पर, मतलब फॉर्मल मंच नहीं था, लेकिन जो वर्णन मुझे मिला है कि मंच पर 50 लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अरे गांधी को तुम जो समझते हो वो चीज़ वो नहीं है, बड़ा चालाक बनिया है, उसके मन में कुछ और रहता है और लोगों को कहीं और ले जाना चाहता है। ये मोहम्मद अली ने कहा, जिनको वो कह रहे हैं कि वो परिशुद्ध आत्माएँ हैं और इनके जैसा जेवल भारत में खोजना मुश्किल है।
उन्हीं मोहम्मद अली ने लगभग उसी दौर में, उसी आंदोलन के दौर में, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी तरह रेफरेंस के साथ कोट किया है कि मोहम्मद अली ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक मैं गिरे से गिरे और बदकार मुसलमान को भी महात्मा गांधी से श्रेष्ठ समझता हूँ। तो जब लखनऊ में या कहीं पर अजमेर में कहा तो किसी को लगा कि शायद रॉ में बोल गए होंगे, तो दूसरी जगह जब वो गए तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कहा महात्मा जी के लिए? तो उन्होंने दोहरा के कहा, हाँ, अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक मैं गिरे से गिरे और बदकार मुसलमान को भी महात्मा गांधी से श्रेष्ठ समझता हूँ। उन अली बंधुओं के लिए गांधी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इन्फेचुएशन, वो उस तरह की चीज़ थी गांधी जी में। क्यों थी ये कहना मुश्किल है। ये वो नेता थे जिन्होंने उसी समय हिजरत का भी कॉल दिया था। हिजरत मतलब जो इस क्लासिक इस्लामी थ्योरी है कि मुसलमान गैर मुसलमान के शासन में नहीं रह सकते, उनको या तो कब्जा करना है या फिर वो जगह छोड़ देनी है। तो उस समय ये अली बंधु और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो बाद में हमारे शिक्षा मंत्री हुए, उनकी बड़ी महानता गाई जाती है, इन लोगों ने फतवा दिया कि चूंकि अब भारत दारुल हरब हो चुका है, इसलिए भारत के मुसलमानों के लिए इस्लामी तरीके से जायज़ है कि वो यहाँ से हिजरत कर जाए। कोई और इस्लामी देश तो पास में था नहीं, अफ़गानिस्तान था। तो काफ़ी बड़ी संख्या में, जहाँ तक मुझे स्मरण है 5 लाख से ऊपर की संख्या बताई जाती है, वो अफ़गानिस्तान के लिए कूच कर गए। वहाँ गए तो उनको रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ हुई, फिर अफ़गानिस्तान ने इतने लोगों को लेने से भी इनकार किया, फिर वापस आए और इसमें हज़ारों लोग मर गए। ये ऐसे फैनेटिक इस्लामिस्ट नेताओं के पीछे गांधी जी लगे हुए थे कि चूंकि ये लोग चाहते हैं कि खलीफत रहे, इसलिए पूरे भारत के हिंदुओं का, पूरी कांग्रेस का कर्तव्य है कि हम उनके लिए खड़े रहें। और जिस भाषा में, जिस आवेग से, जिस शिद्दत से गांधी जी उसमें लगे हुए थे, वो आप जब उनके भाषण और लेख पढ़ेंगे तभी आप समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको उसका हिंट कर रहा हूँ। यही नहीं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब लोगों ने कहा कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये दबाव डाल रहे हैं तो इसमें जलियांवाला कांड को भी जोड़ दीजिए। गांधी ने कहा नहीं, वो तो स्थानीय चीज़ है, वो ये बहुत बड़ा मामला है, उसको अलग रखा। मतलब आप उसी दौरान आप देखेंगे उनका कलेक्टेड वर्क्स में जलियांवाला बाग या पंजाब, वो उनके एक तरह से रिकॉर्ड में नहीं आता गांधी जी के। कोई पूछता है तब जैसे लगता है कि अनिच्छा से वो उस पर कुछ बोलते हैं, वरना वो उनकी चेतना में मानो रजिस्टर नहीं हुआ था, जिसमें 400 लोग एक दिन में जनरल डायर की गोली से मारे गए थे, 1000 घायल हुए थे। उस इशू को गांधी जी ने जोड़ने तक की ज़रूरत नहीं समझी। बट जब देखा कि भाई ये खलीफत हिंदुओं के लिए कोई आकर्षक चीज़ नहीं बन पा रही है, लोग लुभाव नहीं आ रहे हैं, तब जाकर के उस आंदोलन में वो पंजाब डिस्टर्बेंसेस या पंजाब में जो अत्याचार हुए उसको जोड़ा गया, फिर स्वराज भी जोड़ा गया। और इस तरह से हम अपने बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ाते हैं कि असहयोग आंदोलन स्वराज के लिए आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 100% खलीफत आंदोलन था। और यहाँ तक कि गांधी जी ने उसमें दूसरे मुद्दों को जोड़ने से मना किया था शुरू में। अप्रैल में हुआ जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग और पंजाब पर विरोध को जा करके 1920 के जून में कांग्रेस के अधिवेशन में जोड़ा गया, क्योंकि देखा गया कि हिंदू उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। स्थिति तो यहाँ तक है कि देश के आम हिंदुओं को एक तरह से गफलत में भी रखा गया। ये कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने लिखा है कि खिलाफ और खलीफा ये 2 अलग अलग शब्द हैं। तो खिलाफत आंदोलन को पब्लिक ने ये समझा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी बहुत लोग इसको इसी रूप में समझते थे। वो खलीफत को नहीं जानते थे, और इसको समझने दिया गया कि भाई किसी तरह आप इस आंदोलन में साथ आएँ। और इसको डॉक्टर अंबेडकर ने मेंशन किया है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, थॉट्स ऑन वही, सच्चाई यह है कि असहयोग आंदोलन का उद्गम खलीफत आंदोलन से हुआ था, न कि स्वराज के लिए कांग्रेसी आंदोलन से। खलीफतवादियों ने तुर्की की सहायता के लिए इसे शुरू किया, और कांग्रेस ने उसे खलीफतवादियों की सहायता के लिए अपनाया। उसका मूल उद्देश्य स्वराज नहीं बल्कि खलीफत था, और स्वराज्य का गौण उद्देश्य बनाकर उससे बाद में जोड़ दिया गया ताकि हिंदू भी उसमें भाग लें। एनी बेसेंट ने भी इस पर लिखा है कि स्मरण होगा कि महात्मा गांधी ने मार्च 1920 में खलीफत की रक्षा में असहयोग को अन्य सवालों से अलग रखा था।
किंतु देखा गया कि खलीफत हिंदुओं के लिए उतना लुभावना नहीं था। और इस तरह से एक तरह से जनता को बरगला करके भी, हिंदू जनता को बरगला करके भी उसमें शामिल किया गया, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने और दूसरे लोगों ने उनको चेतावनी भी दी थी। लेकिन ये पूरे दौर में अगर गांधी जी के और भी क्रियाकलापों की पूरी समीक्षा आप करें तो ऐसा लगेगा जैसे वो उनके जैसे परमानेंट रिटेनर होते हैं वकील, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां परमानेंट रिटेनर रखती हैं ताकि वो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करे और कोई केस ना ले। तो ऐसा लगता है कि गांधी जी ने ऐसा लगता है कि पिछला इतिहास भी यही था। उनके इंट्रोडक्शन में भी कहीं पढ़ा गया ये खलीफत किसी मीटिंग में, शायद बम्बई में, उनके इंट्रोडक्शन में भी कहा गया कि जब ये दक्षिण अफ्रीका गए भी थे तो एक मुस्लिम क्लाइंट के लिए ही गए थे और वहाँ उनकी लगभग जितने साल वो रहे उनका मुख्य काम मुसलमानों के बीच में था। भारतीय मुसलमान थे, उन्हीं के बीच रहे। तो एक तरह से वो पिछले 30 सालों से मुख्यतः उन्हीं के बीच काम कर रहे थे, ऐसा उनके परिचय में कहा गया। और बाद में भी गांधी जी भी लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं 1914 से ही, जब से वो तुर्की का विखंडन दिख रहा था, तुर्की कमज़ोर हो रहा था, तभी से उनको चिंता हो रही थी कि इसका तो भारतीय मुसलमानों पर असर पड़ेगा, मैं कैसे उनकी मदद करूं। ये खुद गांधी लिखते हैं। तो उनकी आत्मकथा में भी मिलता है कि वो शुरू से ही मुसलमानों को कैसे अपना दोस्त बनाऊं या उनके साथ कैसे उनकी सहायता करूं, ये गांधी जी का परमानेंट और पुराना, मैं क्या कहूं, एक शौक़ था या इच्छा थी या कल्पना थी। और उस शायद वही एक कारण था कि वो वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हुए मुख्य बात यही सोच रहे थे। और उन्होंने ये जो खलीफत आंदोलन के अवसर का उपयोग किया इस रूप में कि वो मुसलमानों के बीच अपनी क्या कहें, दोस्ती या निष्ठा को साबित करने का प्रयत्न करें। इतिहासकारों ने बहुत तरह से इसकी एनालिसिस की है। वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने बड़ी राजनीति खेली कि वो खलीफतवादियों को उन्होंने कहा कि आपको मैं कांग्रेस का समर्थन दिला दूंगा और कांग्रेस को कहा कि आपको मुसलमानों का समर्थन दिला दूंगा, और इस प्रकार से वो बड़े नेता हो गए। मुझे लगता है कि ये सब सत्य होते हुए भी शायद मुख्य कारण नहीं है। गांधी जी जिस तरह के व्यक्ति थे, आप जब तक उनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आप उनकी मानसिकता को समझ नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह की बातें हमें हास्यास्पद लगती हैं, जिस तरह की बातें हमें बड़ी बुरी लगती हैं, गांधी जी उसको बाकायदा रिकॉर्ड में लिखते हैं और आराम से लिखते हैं। इसका मतलब वो कोई धूर्तता नहीं कर रहे थे, उनका सचमुच विश्वास था इन बातों में। और यही समझने की बात है कि जितने भी उन्होंने इस तरह के निर्णय किए जो हानिकारक भी साबित हुए, उसके बारे में उनको कभी बाद में भी ये नहीं लगता था कि उनसे कोई गलती हुई है। और यहाँ तक कि अहिंसा, जैसा मैंने कहा कि अहिंसा की टेक को पूरी तरह उन्होंने ताक पर रख दिया। यही नहीं, एक प्रसंग स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा है, वो भी उस आंदोलन में थे उनके साथ। स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने एक खलीफत सभा का विवरण दिया है नागपुर की। ये स्वामी श्रद्धानंद कह रहे हैं, उनकी पुस्तक में भी है और इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कोट किया है। एक रात हम दोनों नागपुर की खलीफत कॉन्फ्रेंस में गए थे। उस मौके पर मौलानाओं ने कुरान की आयतें पढ़ी जिसमें बार बार जिहाद और काफिरों को मारने का आदेश था। परंतु जब मैंने खलीफत आंदोलन के इस पहलू की ओर ध्यान दिलाया तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि वे ब्रिटिश नौकरशाही की ओर इशारा कर रहे हैं। उत्तर में मैंने कहा कि यह सब तो अहिंसा के विचार का विनाश करने जैसा है, और जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावनाएं आ गई हैं तो उन्हें इन आयतों का इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध करने से कोई रोक नहीं सकेगा। इस तरह की, लेकिन यहाँ नोट करने की बात यह है कि अहिंसा के पुजारी और अहिंसा पर इतनी सिद्धांतवादिता के बावजूद गांधी जी वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ वो हिंसक हो रहे हैं, इसको मुस्कुरा के एक तरह से कंडोन कर रहे हैं, एक तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब उनको मौलाना हजरत मोहानी कहते थे कि ये तुम्हारी अहिंसा तो नहीं चलने वाली है हमारे पास, तो गांधी जी रेस्पेक्टफुली उनके सामने झुकते हैं कि हाँ वो तो इतने महान व्यक्ति हैं कि जो उचित समझते हैं वही करेंगे। मगर वहाँ पर उनकी अहिंसा की टेक बिल्कुल सामने नहीं आती थी। और इस तरह से इसका एक और पहलू है। बाद में अफ़गानिस्तान के अमीर को भारत पर हमला करने का भी निमंत्रण ये मौलाना मोहम्मद अली ने दिया। वही जो वो हिजरत वाली बात थी कि अब
भारत जब दारुल हरब हो गया है तो स्वाभाविक है कि हम किसी तरह इसको दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश करें। और ये बात उस समय पब्लिक डिस्कोर्स में थी, पब्लिक चर्चा में थी, क्योंकि इस पर एनी बेसेंट का कमेंट मिलता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का मिलता है, श्री अरविंद का मिलता है कि अफ़गानिस्तान का अमीर भारत पर हमला कर सकता है और यहाँ के मुसलमान मिल करके अंग्रेज़ों को हरा करके फिर से इस्लामी राज कायम कर सकते हैं। ये आज या उस समय भी कुछ लोगों को भले सेक्स चिल्ली की बात लगती हो, लेकिन ये फैक्ट था और ये चर्चा में था। और जब ये समाचार आया तो गांधी जी ने इसका भी समर्थन किया। उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दे करके कहा कि अगर अफ़गानिस्तान का अमीर यहाँ पर हमला करता है तो मैं एक तरह से उसका समर्थन करूँगा। इसमें एक और रोचक तथ्य मिलता है स्वामी श्रद्धानंद जी के हवाले से, और चूंकि उसका डबल रेफरेंस मिलता है इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ, अन्यथा मैं नहीं करता। वह यह कि अफ़गानिस्तान के अमीर को भारत पर हमला करने का निमंत्रण देने वाला तार वास्तव में महात्मा गांधी ने लिखा था, और ये मोहम्मद अली ने श्रद्धानंद जी को खुद दिखाया कि आप लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए। और उन्होंने, श्रद्धानंद कहते हैं कि वो टेलीग्राम महात्मा गांधी के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। ये 1926 की बात है और उनके अखबार में बाकायदा प्रकाशित है, लिबरेटर उनका अखबार था और ये अर्थात गांधी जी जब थे उसी समय ये छपा था 1926 में। गांधी जी ने इसका कोई खंडन नहीं किया। बहुत बाद में, शायद कई वर्षों के बाद में, वो श्रद्धानंद की किताब में मिलेगा उसका रेफरेंस। किसी ने प्रेस करके गांधी जी से पूछा, हाँ 1940 में किसी ने प्रेस करके पूछा कि ये कहा गया था कि वो टेलीग्राम आपने लिखा था, तो गांधी जी ने उसको उत्तर दिया। वो एक तरह से मुझे लगा कि तब ये ऑथेंटिक हो जाता है। गांधी जी ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा कोई टेलीग्राम लिखा। ये जो गांधी जी का इन्फेचुएशन था मुस्लिम नेताओं के साथ या मुस्लिम समाज के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ दोस्ती किसी तरह करने का, वह किस हद तक फेनेटिक हद तक था, ये खलीफत आंदोलन उसका एक उदाहरण है। और वह खलीफत स्वयं तुर्की के लोगों ने, तुर्की के एक कैरिस्मेटिक नेता के नेतृत्व में 1924 में ख़त्म कर दिया पूरी तरह। यहाँ इसको इस रूप में याद करना चाहिए कि जिस समय भारत के मुसलमान तुर्की में खलीफत को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, स्वयं तुर्की के लोग उसको ख़त्म करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें रातों रात नहीं होती हैं। अगर मार्च 1924 में कमाल अतातुर्क ने खलीफत को ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब है कि वहाँ के समाज में, वहाँ के लोगों में, अरब में, पूरी में ये भावना परिपक्व हो रही थी कि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको यहाँ जिन्ना ने एक्सप्रेस भी किया था कि वो पुराने ज़माने की बात है, अब उसको कौन पूछता है। न केवल कमाल पाशा ने तुर्की खलीफत ख़त्म कर दी, बल्कि वहाँ मदरसों की पढ़ाई ख़त्म कर दी, अरबी भाषा ख़त्म कर दी, शरीयत के कानून ख़त्म कर दिए, यहाँ तक कि जो अरब से मिलती जुलती ड्रेस थी उस ड्रेस को बाहर कर दिया। और ये सब ऑर्डर, प्रशासनिक ऑर्डर दे के ख़त्म किया कि अब ये सब नहीं रहेगा। और उन्होंने यूरोपीय मॉडल पर एक सेकुलर और मॉडर्न तुर्की बनाने की आधारशिला रखी, जिसका आप आज भी असर देखते हैं कि तुर्की सबसे मॉडर्न, सबसे डेवलप्ड कंट्री है। उसका कारण यह है कि उस खलीफत और इस्लाम को कमाल पाशा ने, स्वयं तुर्की के एक करिश्मेटिक मुस्लिम ने बाहर कर दिया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एपिसोड ये भी है कि खलीफा को पहले सिर्फ डिपोज किया था, सत्ता से बाहर किया था, लेकिन वो खलीफा, शायद अब्दुल माजिद नाम था उनका, जो आखिरी वो खलीफा, तुर्की खलीफा थे, वो रह रहे थे वहीं पर, लेकिन उनको तुर्की से बाहर निकालने के बहाने में स्वयं भारत के दो मुसलमानों का हाथ था, आगा खां और अमीर अली। इन दोनों ने इसको कमाल पाशा को एक चिट्ठी लिखी रिक्वेस्ट करते हुए कि उनको सम्मान दिया जाए, खलीफा को वगैरह वगैरह, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बड़ा अन्याय होगा, जुल्म होगा। वो लेटर मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उसका कंटेंट ये था। लेकिन वो लेटर कमाल पाशा को मिलने के साथ साथ उन्होंने प्रेस को भी रिलीज कर दिया, तो वो उनको मिलने से पहले वो प्रेस में चली गई। इसको इशू बना करके कमाल पाशा ने कहा कि इसको बाहर करो, ये तो भीतर घाती है और ये हमारी सत्ता ख़त्म करने का षड्यंत्र कर रहा है बाहरी लोगों से मिल करके। और उन दो भारतीय मुसलमानों के उस पत्र को एक्सक्यूज़ बना करके खलीफा को तुर्की की सीमा से बाहर कर दिया। नॉट ओनली, बहुत फिगरेटिव लैंग्वेज में कमाल पाशा ने यह भी कहा
कि हमें ऐसे मजहब की, ऐसे रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है जो नाचने गाने पर, हंसने बोलने पर पाबंदी लगाता है। इन सब को भी सीमा से हम बाहर करते हैं। तो उनका बायोग्राफर लिखता है कि खलीफा के साथ साथ अल्लाह को भी बाहर कर दिया। तो ये एक्चुअल घटना घट रही थी, जिसको नज़रअंदाज करके, जिससे बेपरवाह होकर के गांधी जी और खलीफत के कुछ नेता इस तरह से भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को एक ऐसे भयंकर दिशा में ले जा रहे थे जिसका परिणाम ये मोपला राइट्स में, और जिसको सभी इतिहासकारों ने नोट किया है कि जब वहाँ खलीफत ख़त्म हुई और उससे पहले भी जो श्रद्धानंद ने जो गवाही दी है कि जिस तरह से आप उनको इस्लाम के नाम पर भड़का रहे हैं, श्री अरविंदो ने भी कहा है कि जो मृत था, जो बिल्कुल सो चुका था पॉलिटिकल इस्लाम की जो गर्मी ठंडी हो चुकी थी, उसमें उसमें आपने चिंगारी दी, उसको हवा दी। तो जब वो एक बार गर्म हो गया तो वो तो कहीं ना कहीं शिकार मांगेगा। तो वो इंग्लैंड और फ्रांस और रशिया का जनरल या शासक तो उनके सामने आता नहीं। तो बगल में जो पड़ोसी हिंदू थे उनको इस जिहाद का शिकार होना पड़ा। वो कहते भी थे खलीफत जिहाद, और इसकी पावर इतनी स्ट्रांग थी, या इसका वेग इतना बड़ा था कि न केवल कि कांग्रेस के पुराने पिछले नेता पृष्ठभूमि में चले गए, गांधी सुपरस्टार हो गए या डिक्टेटर हो गए। इनफैक्ट ये पोस्ट दी गई उनको 1920 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में कि गांधी जी कांग्रेस के डिक्टेटर हैं और वही जो चाहे CWC के बिहाफ पर करेंगे। तो उस आंदोलन से गांधी जी की यह हैसियत बनी, क्योंकि ये पहला उनका सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन था, और वो इस प्रकार का आंदोलन था, इतना प्रतिगामी, साम्राज्यवादी, दूसरे कई देशों को तुर्की के साम्राज्य के अधीन रखने के पक्ष में दलीलें देने वाला, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं था, और जिसमें झूठ, मिथ्याचार और हिंसा, ये सब का सहारा लिया गया। और गांधी जी इन सब को जानते हुए वो इसमें लगे रहे। हजरत शायद अब्दुल बारी के एक पत्र से पता चलता है कि गांधी जी के यह जो पूरा प्रयत्न हुआ, इससे जो आधुनिक शिक्षित मुसलमान थे वो प्रभावित उतने नहीं हुए, लेकिन मजहबी लोग उनसे प्रभावित हुए। और ये इसका मैं ये निष्कर्ष लेता हूँ कि गांधी जी ने मजहबी कट्टरपंथियों को सहयोग दिया, न कि उसी समय जो उदारवादी और सुधारवादी मुसलमान थे उनके साथ कोई अलायंस या उनके साथ कोई सहयोग बनाने की कोशिश नहीं की। और यहाँ नोट कर लीजिए बाईपासिंग कि ये उन्होंने क्रिश्चियनों के साथ भी किया। वो मिशनरियों के साथ हॉबनॉबिंग करते रहे, गपशप करते रहे, जबकि पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी या चर्च क्रिश्चियनिटी का जो थियोलॉजिकल डिस्कोर्स था उसको ख़त्म करने वाले आधुनिक यूरोपियन विद्वान, स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल्स आ चुके थे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी के सारे चीज़ों का खंडन किया और आधुनिक और सेकुलर यूरोप और लोकतंत्र की बात की। वहाँ भी आप नोट कीजिए कि गांधी जी ने उनसे कोई लाभ नहीं उठाया। वो उसी ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के टॉक को वो अपने साथ लाए। तो न केवल क्रिश्चियनिटी के साथ बल्कि इस्लाम के साथ गांधी जी ने जो प्रतिगामी तत्व थे, पिछड़े तत्व थे या कट्टरपंथी तत्व थे, उन्हीं को मजबूत करने का काम किया, जाने या अनजाने। और ये खलीफत आंदोलन, इसके जो दुष्परिणाम हुए उसका सिर्फ मैं एक दो आपको उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सर सी शंकरन नायर ने अपनी पुस्तक खलीफत क्वेश्चन गांधी एंड अनार्की में लिखा, अंडर कोट, मालाबार में मोपला मुसलमानों ने स्त्रियों पर जो क्रूरता की उस जैसा मेरी स्मृति में इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि उन्होंने जो अत्याचार किए वो अवर्णनीय है, मतलब वो उल्लेख हम नहीं कर सकते। एनी बेसेंट ने पूरा एक लेख लिखा था और डॉक्टर अंबेडकर ने फुल पेज उसको कोट किया है, जिसमें एनी बेसेंट कहती हैं कि मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं पर क्या अत्याचार किए। स्टैनले वॉलपर्ट, जिसने जिन्ना की जीवनी लिखी है, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने भी लिखा है कि जब ये खलीफत कोलैप्स कर गई तो पूरे भारत में मुसलमानों ने अपना गुस्सा अपने पड़ोसी हिंदुओं पर उतारा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि यह सब अनएक्सपेक्टेड था, ये बड़ी सरलीकृत बात होगी। अंबेडकर लिखते हैं कि मालाबार में अगस्त 20 में मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर जो हृदय विदारक अत्याचार किए गए वे अवर्णनीय हैं। समग्र दक्षिण भारत में हरेक विचार के हिंदुओं में इनसे भय की एक भयानक लहर दौड़ गई। बट नोट करने की बात है कि गांधी जी ने उसकी निंदा तो दूर बल्कि अप्रत्यक्ष प्रशंसा की।
अंडर कोट, मोपलाओं, ये अम्बेडकर कह रहे हैं, मोपलाओं के बारे में गांधी जी ने कहा कि मोपला भगवान से डरने वाले बहादुर लोग हैं और उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे धर्म समझते हैं और उस तरीके से लड़ रहे हैं जिसको वो धर्म समझते हैं। मतलब अगर वो मास मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बच्चों को छत विक्षत कर रहे हैं, चूंकि वो धर्म समझ के कर रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये गांधी जी का जवाब था। वो यहीं तक नहीं रुके, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस पर विचार करने के लिए बैठी तो उन्होंने उसकी भर्त्सना का प्रस्ताव भी पास नहीं होने दिया। बार बार उसकी वर्डिंग बदली गई और अंत में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर कि जैसे कि वो 50-50 बांट रहे हैं कि नहीं उनको भी उकसाया गया, कुछ बढ़ा चढ़ा करके बातें कही जा रही हैं, उनको भी परेशान किया गया, अंग्रेज़ों ने अपने सिपाही भेज दिए, उससे वो बिल्कुल क्षुब्ध हो गए थे। मतलब एक तरह का कॉन्डोनेशन, और यह गांधी जी के प्रत्यक्ष निर्देशन में हुआ। और यह सब कितना बड़ा झूठ था, यह इससे भी देख सकते, यह उस समय के अखबार पलट के देख सकते हैं। इससे भी देख सकते हैं कि केरल के गणमान्य हिंदुओं ने ब्रिटेन की महारानी को पत्र लिख करके प्राण रक्षा करने की विनती की थी। इतना भयानक टेरर था, और उसका भी गांधी बचाव कर रहे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि यह सब इस खलीफत आंदोलन में इतनी बड़ी सहभागिता के बाद और इससे जो दुष्परिणाम हुए, हिंदुओं को जो भुगतना पड़ा, क्या गांधी जी ने इसमें अपनी कोई भूमिका या अपनी कोई भूल महसूस की थी? उत्तर है हाँ, की थी। वो सुनना इसलिए ज़रूरी है कि उससे पूरा नक्शा सामने आता है गांधी जी की भूमिका भी। 18 सितंबर 1924 को गांधी जी अपने महादेव भाई, जो उनके सचिव और मित्र थे, उनको कहते हैं, ऐसा लगता है प्रसंग से कि महादेव भाई ने उनको कहा होगा कि हाँ ये सब तो हुआ, लेकिन इसमें आपका क्या दोष है, जो यूजुअली हम कहते हैं कि आप पहले से थोड़ी जानते थे कि ऐसा होगा। गांधी जी उसका जवाब देते हैं, विच इज अंडर कोट, मेरी भूल, हाँ मुझे दोषी कहा जा सकता है कि मैंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। मैंने उनसे कहा था कि वे इस्लामी पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति व जीवन मुसलमानों के हाथ में सौंप दें, और इसके बदले मुझे क्या मिला? कितने मंदिर अपवित्र किए गए, कितनी बहनें मेरे पास अपना दुखड़ा लेकर आईं। जैसा मैं कल हकीम जी अजमल खां को कह रहा था कि हिंदू स्त्रियां मुसलमान गुंडों से मर्मांतक रूप से भयभीत हैं। मुझे ... का पत्र मिला है, मतलब मूल में भी नाम नहीं है, का पत्र मिला है। मैं कैसे बताऊं कि उसके छोटे बच्चों के साथ क्या दुराचार किया गया। अब मैं हिंदुओं को कैसे कह सकता हूं कि वह हर चीज़ को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मुसलमानों के प्रति मैत्री का सुफल प्राप्त होगा। मैंने उन्हें कहा था कि वे बिना परिणामों की इच्छा के मुसलमानों को मित्र बनाने का प्रयास करें। उस भरोसे को पूरा करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, और फिर भी मैं आज भी हिंदुओं से यही कहूँगा कि मारने की अपेक्षा मर जाए। ये 1924 की बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ गांधी जी की आत्मकथा में रिफ्लेक्ट नहीं होती। वहाँ वो बड़ी सहजता से, जैसे आप अपने हॉस्टल के दिनों की बात करते हैं, पुराने दिनों की बात करते हैं, वो उस तरह से लिख रहे हैं, जबकि वो सिर्फ 4 साल हुआ है। 1928 में आत्मकथा छपी है और उसमें बड़े प्लेनली वही सब करते हैं, और उसके एक भी नेगेटिव चीज़ का उन्होंने उल्लेख नहीं किया कि खलीफत आंदोलन से वास्तव में क्या हुआ। वो इसको दोहराते हैं कि मेरे लिए यह प्रश्न नहीं था कि उसमें गुण दोष देखने हैं, मुसलमान ऐसा चाहते हैं, हम लोग उसमें लग गए। उन्होंने यहाँ ये भी उल्लेख किया कि मैंने कहा कि हाँ पंजाब के इशू को अलग रखा जाए, खलीफत को एक्सक्लूसिवली इन्फोर्स किया जाए, यह सब उनकी आत्मकथा में है। लेकिन ये जो रिपरकशन हुए, जो उसका अंत हुआ, और जिस तरह से वो स्वयं भ्रम में थे और उन्होंने मुसलमानों को और हिंदुओं को सबको भ्रम में रखा, इन सब चीज़ों का कोई उल्लेख गांधी जी की आत्मकथा में नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे श्री अरविंद ने कहा था कि गांधी जी मल्टीपल माइंड वाले आदमी थे, वीक माइंड वाले आदमी थे, जिस समय जो सूझता था वो बोलते थे और उन्हें भी पता नहीं होता था कि आगे वो क्या बोलेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस तरह का पश्चाताप के बाद तो कोई व्यक्ति कुछ सीखता, लेकिन ऐसा जैसा कि दिखता है कि उसके बाद भी वो 23 वर्ष राजनीति में रहे और उन्होंने कोई अपने किसी नीति में, किसी विचार में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो नीति उन्होंने खलीफत के समय मुस्लिम नेताओं के प्रति ली थी, लगभग वही नीति उनके आगे भी बनी रही। और एक अर्थ में
वो बड़े अपने तरह के ईगोइस्ट थे, जो वो समझते थे कि वह न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी बोल सकते हैं, वो तुर्की के लिए भी बोल सकते हैं। उनके ध्यान में भी नहीं आता था कि वहाँ लाखों करोड़ों जनता, उनकी क्या भावना है, यहाँ कांग्रेस में हिंदुओं की क्या भावना है या दूसरे मुसलमानों की भी क्या भावना है। वो इससे निर्विकार होकर के हमेशा एक अपने ही माइंड में रहते थे और खुद ही सब समस्याओं को भी खुद अपनी तरह से देखते थे, उसका सॉल्यूशन भी अपनी तरह से इमेजिन करते थे और उसी को सब पर फोर्स करने की कोशिश करते थे। और ऐसा लगता है कि वो मैंने जितना पढ़ा है गांधी जी को, उनकी आत्मकथा से लेकर के बाद के विषयों पर भी, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही उनमें कुछ एक कमजोरी थी, वो दूसरों को सुधारने की और दूसरों की मदद करने की। और उसमें वो इस बात को चूज़ नहीं करते थे कि क्या करना है, किसी से सलाह लेनी है या कुछ उसके प्लस माइनस देखने हैं। जो उनके दिमाग में आ जाता था उसके पीछे वो लग जाते थे। और ये उनकी आत्मकथा में भी मिलता है। जब वो हाई स्कूल में थे तभी किसी को सिगरेट छुड़ाने के लिए उसके मित्र हो गए, किसी को वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए उसके मित्र हो गए, और उसी काम में बहुत दूर तक चले गए, सो दैट कि पहले मैं उसका विश्वास जीतूंगा, फिर मैं उसको ठीक कर दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खलीफत में वही रिप्ले होता हुआ देखता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिकल है, जो कि गांधी जी ने कहीं लिखा भी है कि मुझे तुर्की से क्या लेना देना है, लेकिन चूंकि भारत के मुसलमान ऐसा चाहते हैं इसलिए मेरा धर्म बनता है। और इसलिए हिंदुओं के भी ये बाउंडन ड्यूटी है कि वो चूंकि उनका पड़ोसी कष्ट में है तो वो उसके कष्ट में मदद करें, परिणाम ये किसी लाभ की चिंता ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फैनेटिक ईगोइस्ट की तरह, और फिर वो हमेशा कुछ बड़ा इमेजिन करते थे कि कुछ चमत्कारिक परिणाम ले आने हैं। हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन या दूसरे हिस्टोरियनों ने कहा है कि वो सोचते थे कि इतनी बड़ी संख्या, चूँकि मुसलमान मजहब से ही आकर्षित होते हैं तो उनके मजहबी आवेश को बढ़ा करके या उसमें जुड़ करके फिर उनको राष्ट्रीय आंदोलन में ले आया जाएगा, और इस तरह से पता नहीं क्या क्या उन्होंने सोचा हो। लेकिन इस तरह के विश्लेषण से उस समय का कोई भी दूसरा कांग्रेसी लीडर सहमत नहीं था। जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने आज सारे तथ्य गांधी जी के वर्क से ही लिए हैं, और इसीलिए मैंने उसको चेक नहीं किया है कि इस पर नेहरू जी ने या सरदार पटेल ने या और दूसरे उस ज़माने के बड़े नेताओं ने, स्वयं जिन्ना ने और क्या क्या कहा और उन्होंने इसको किस तरह से आकलन में लिया। लेकिन संक्षेप में इतना ही कि इस खलीफत आंदोलन के बड़े दूरगामी परिणाम हुए। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ, मैंने उतना गहराई से इतिहास पीछे का नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार हिंदुओं के मन में एक ऐसा भय और लज्जा पैदा हुई जो पहले नहीं थी मुसलमानों के प्रति। उससे पहले 1000 साल से हिंदुओं पर मुस्लिम आक्रमण होते रहे थे, लेकिन वो बाहरी मुसलमानों के आक्रमण थे, वो संगठित आर्मी के आक्रमण थे। उनसे हारना, फिर उनको कुछ समय के बाद उनको हरा देना, ये चलता रहा था। ये एक अलग व्याख्यान का विषय होगा कि वो जिसको हम कहते हैं 1000 साल का शासन या 600 साल मुसलमानों का शासन, उसकी वास्तविकता भी कुछ भिन्न है। एक अकबर को छोड़ करके और ये उसके बनाए हुए आधार पर जो अगले 2-3 को छोड़ करके किसी मुस्लिम का शासन यहाँ पर 30 साल से भी ज़्यादा नहीं चला। कहने का मतलब यह है कि उसका शासन बनता था और फिर उसको ख़त्म किया जाता था। आपने गजनवी के 17 सोमनाथ पर 17 हमले की बात सुनी होगी, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि 16 हमलों में क्या हुआ। इसका मतलब वो हमले विफल होते थे या जीतने के बाद भी उनको भगा दिया जाता था। अंततः गजनवी यहीं मारा भी गया, उसको एक जाट ने मारा पीछा करके। तो भारत में इससे पहले तक इस्लामी जो आक्रमण हुए और अत्याचार हुए उसको हिंदुओं ने बराबरी से झेला था, विवशता में झेला था। ये पहली बार हुआ कि कॉमन इंडियन कन्वर्टेड मुसलमानों ने उनको बुरी तरह से मारा, जलील किया, लज्जित किया। एक तरह से उनको मूर्खता का भी बोध हुआ कि यह तब हुआ जबकि हम उनके आंदोलन के लिए उनका साथ दे रहे थे और वो विवश रूप से उन्हें देखते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक ऐसा साइकोलॉजिकल ब्लॉक बना जो दोनों समुदायों को आज भी पीड़ित कर रहा है। एक समुदाय में एरोगेंस है, एक अपने जिसको जिन्ना ने कहा था मास्टर रेस, कि भाई हम तो मास्टर रेस हैं। जब जिन्ना से पूछा गया कि आपको पाकिस्तान किस लिए चाहिए, कुछ आपके साथ तो हुआ नहीं है, अभी तक तो मुसलमानों ने ही शासन किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो मास्टर रेस हैं, या तो हम पूरे हिंदुस्तान पर शासन करेंगे वरना हमारा अलग दे दो जहाँ पर हम शासन करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ शासन कर सकते हैं, हम शासित या बराबरी से नहीं रह सकते।
तो ये जो फीलिंग थी, इसको बड़ी मजबूती से खलीफत आंदोलन के फियास्को ने कम से कम उतने मुसलमानों के मन में भर दिया जो काफ़ी है अपने समुदाय को अपने जबरन अपने पीछे रखने के लिए और मुसलमानों को टेरराइज करने के लिए। और गांधी जी ने जो अपनी लीडरशिप परंपरा बनाई, उसके बाद भी वो 24 साल पॉलिटिक्स में रहे और उसी तरह से डिक्टेटर बने रहे। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, चाहे वो पार्टीशन का मामला हो या उसके बाद का या जो जिन्ना और अंबेडकर ने कहा था कि पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, हर चीज़ में वो एक फैनेटिक का ये अपना डिसीजन लेते थे और कहते थे यही होगा, और विली नीली बाकी लोग उसको मानते थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। जो आप आज भी देख सकते हैं, जिन पार्टियों में ऐसे लीडर होते हैं जिनके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, वो कितना भी गड़बड़ डिसीजन ले रहा हो, बाकी लोग झक मार के उसको स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में ये परंपरा गांधी जी ने डाली और इसके जो दुष्परिणाम हुए उसका आकलन होना शेष है। लेकिन मुझे इससे जो सबक निकलता है वो यह कि एक तो पॉलिटिकल मामलों को कभी भी इमेजिनेशन में नहीं लेना चाहिए कि आपने कल्पना कर ली कि प्रॉब्लम ये है और आपने कल्पना कर ली कि सॉल्यूशन ये है और उसके पीछे आपने जबरन अपने लोगों को लगाया, ब्लैकमेल करके, इमोशनली दबाव डाल करके, झूठी सच्ची बातें कह करके, जो आपको संपूर्ण गांधी जी में मिलेंगी। और ये सिर्फ खलीफत की बात नहीं है, मैंने दूसरे प्रसंगों में भी गांधी जी को क्लोजली पढ़ा है तो यही पाया है कि उनकी बातों में तारतम्य, कोई संगति, कोई लॉजिक नहीं होता था। और यही श्री अरविंद ने कहा था कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी के एक माइंड नहीं 4-5 माइंड है और वो खुद भी नहीं जानते कि अगले क्षण कौन सा माइंड उनका वर्क करेगा। तो मतलब कोई संगति नहीं होती थी। तो इस तरह से इरेटिक बट मोनोपोलिस्ट लीडरशिप की परंपरा उससे बनी गांधी जी के आने से, और उसका नुकसान हम अभी तक देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरा सबक यह है, जो सब शायद कहना चाहिए, पहला सबक है कि इस्लामी मामलों को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इस मामले पर कुछ करने की इच्छा हो या सोचने की इच्छा हो तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप मूल इस्लाम को ऑथेंटिक रूप से पहले संक्षेप में भी अच्छी तरह समझ लें। जो ट्रियोलॉजी है कुरान, हदीस और सीरा, मतलब प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी, प्रॉफेट मोहम्मद के कथन और कार्य और कुरान, ये तीनों मिला करके ही आप समझ सकते हैं इस्लाम क्या है। और इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो कम से कम पॉलिटिकल इस्लाम और इस्लाम से जुड़े हुए राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और तीसरा सबक मुझे यह लगता है कि जो गांधी जी ने भी किया था, इनफैक्ट उस समय भी उनके जो मुस्लिम सहयोगी थे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। जैसे उदाहरण के लिए ये मौलाना अब्दुल बारी और हसरत मोहानी ने कहा कि भाई मुसलमान हिंदुओं को, जिसको कहते हैं कि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम भी तो उनके लिए कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि गोवध को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू लोग गाय को बहुत आदर देते हैं और मुसलमान गाय काट करके खाते हैं, तो इससे उनको चोट लगती है। तो चूँकि उन्होंने हमारा खलीफत में सहयोग दिया है तो हमें भी मुसलमान भाइयों को ये गोवध बंद कर देना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं इसको शर्त नहीं बना सकता, ये उचित नहीं होगा, ये तो सौदेबाजी हो गई। वो अपनी इच्छा से बंद कर दें, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कोई रेसिप्रोसिटी या गिव एंड टेक अलायंस जैसी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और ये गांधी जी बार बार उन्होंने किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जब अंग्रेज़ों को मदद दी जा रही थी, सैनिक मदद, तो जिन्ना ने, उस समय तिलक भी थे थोड़ा पहले से, जब अंग्रेज़ चाह रहे थे कि भारत होल हार्टेडली सपोर्ट करे भारत के लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो जिन्ना और कांग्रेस के लीडर उनके साथ सौदेबाजी कर रहे थे कि आप हमें ये इसको कहते हैं, अरे कौन स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, ये तो सौदेबाजी हो जाएगी, ये तो उन पर दबाव डालना हुआ, अभी वो संकट में है अंग्रेज, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पहले तुम होल हार्टेडली बिना शर्त तुम मदद करो और फिर देखो तुम्हें क्या इनाम मिलता है। जैसा मैंने कहा था कि आई इमेजिन कि वो हमेशा कुछ बड़ा चमत्कारिक परिणाम लेने के चक्कर में रहते थे। और उन्होंने जिन्ना को बाकायदा पत्र लिखा है कुछ बाइबिल वाली भाषा में कि पहले तू भर्ती दफ्तर की चाह कर और फिर तेरे पास वह सब आ जाएगा, जो बाइबिल वाली लैंग्वेज होती है। भर्ती दफ्तर मतलब कि जिन्ना को कहते हैं कि पहले भारतीयों को सेना में भर्ती कराने का काम करो और फिर देखो कि बाद में क्या मिलता है। तो ये गांधी जी में फ्रीक्वेंटली दिखता है कि वो प्रतिपक्षी के साथ कोई पॉलिटिकल गिव एंड टेक पर विश्वास नहीं रखते थे, वो वन साइडेड चलने में विश्वास रखते थे। उनको लगता था कि इससे बड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट होगा।
तो ये ड्रामेटिक कुछ करने की जो उनकी जो बचपन से इच्छा थी, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन भर वह उनसे मुक्त नहीं हुई, और गांधी जी ने शायद इसको रियलाइज़ भी नहीं किया। उन्होंने यह भी रियलाइज़ नहीं किया कि इस तरह की पॉलिटिक्स के कितने दूरगामी हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।